आइए काशी हलचल के हेल्थ वॉच कार्यक्रम में देखते हैं वाराणसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजीत सहगल और मनोचिकित्सक डॉक्टर निशांत ओहरी के बीच पोस्ट कोविड मरीजों की स्थिति पर हुई बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सहगल हेल्थ वॉच विद डॉक्टर सहगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां फिर से मिल रहे हैं कोविड-19 और उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने के लिए कि पोस्ट कोविड क्या परेशानियां हो रही है रोगियों को। इसके बारे में हम लोग विस्तार से विचार करेंगे और उनका कैसे निदान हो सकता है, कैसे उन परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत ओहरी, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर ओहरी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर सहगल, मुझे हेल्थ वॉच पे बुलाने के लिए। और ज़रूर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रहेगी आपके साथ, जैसे हमेशा रहती है। डॉक्टर ओहरी ने दीनदयाल हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों तक कोविड वार्ड में ड्यूटी किया है, तो इन्होंने रोगियों को बहुत करीब से देखा है, उस समय भी जब वो पूर्ण रूप से रोग से ग्रसित थे, और ये बाद में भी देख रहे हैं जब पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन के रूप में कई पेशेंट इनके पास आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं और बाकी और विशेषज्ञों के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि कोविड की कॉम्प्लिकेशन के असर शरीर के किस किस अंग पे हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि कोविड की परेशानियां जो रह जाती हैं बाद में, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे फेफड़े पे हो सकती है, हमारे हार्ट पे हो सकती है, हमारे मांसपेशी पे हो सकती है, हमारे मस्तिष्क पे हो सकती है, हमारी नसों पे हो सकती है, हमारे वैस्कुलर सिस्टम पे हो सकती है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे हो सकती है। हम लोग बारी बारी से हर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं और कैसे इनका निदान किया जाता है। ये जो शॉर्ट टर्म परेशानियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं हल्की फुल्की परेशानियां, ये उन लोगों में होती हैं जो लोग होम आइसोलेशन में रह जाते हैं और अस्पताल नहीं जाते हैं, वहीं पे ठीक हो जाते हैं। तो लगभग 14 दिनों के बाद जब ये निगेटिव हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 14 दिन के बाद इन्फेक्टिविटी, जो संक्रामकता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आइसोलेशन से बाहर आते हैं, लेकिन परेशानियां इनका पीछा नहीं छोड़ती। वो चाहे मामूली रूप में हो, लेकिन परेशानियां बनी रहती हैं। जैसे खांसी आ सकती है, हल्का बुखार आ सकता है, बदन में थकावट रह सकती है, व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसकी सांस फूल सकती है, उसको पैल्पिटेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, उठ के बैठ जाता है, एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं भूख न लगना, इस तरीके की परेशानियां बहुत हो सकती हैं। लेकिन ये साधारण सी परेशानी है, लगभग 3 से 4 हफ्ते में ये स्वतः जा सकती हैं। लेकिन उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पानी की मात्रा, फ्लूइड जैसे जूस, सूप, इसको प्रचुर मात्रा में लेना है। प्रोटीन की मात्रा, आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक लेने की ज़रूरत होगी, जिससे आपको शक्ति मिल सके। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक स्पाइरोमीटर होता है जिसको हम मुंह से फुलाते हैं और उसमें 3 गोलियां होती हैं जो ऊपर नीचे करती हैं, उससे सांस लेने की शक्ति बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं वाइटल लंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों, मैं बड़ा सिंपल सा आपको बता सकता हूँ तरीका। जो लोग स्पाइरोमीटर नहीं खरीद सकते हैं, वो एक बड़ा गुब्बारा लेकर के दिन में उसको 20 बार अगर फुलाते हैं तो वो भी वाइटल लंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। तो एक बहुत साधारण सा ये एक्सरसाइज है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना मस्ट है। रूटीन व्यायाम, कुछ योग, कुछ प्राणायाम, ये नितांत जरूरी है। इसके साथ साथ यदि आप डायबिटिक हैं तो आप निश्चित जानिए कि अगर कोरोना के इलाज के समय आपको कार्टिसोन लगा था तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे हो रहा होगा, जिसको डॉक्टर लोगों ने इंसुलिन से या दवाइयों की मात्रा को बढ़ा घटा करके कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। लेकिन अभी भी आपको 3 से 4 हफ्ता उस पर पैनी नज़र रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटीज़ बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो आपके शरीर में और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक ज़बरदस्त खतरनाक बीमारी जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ब्लैक फंगस,
कुछ लोगों में वाइट फंगस और कुछ लोगों में येलो फंगस हो रहा है। येलो फंगस जो है ये म्यूकर सेप्टी है, ये म्यूकर माइकोसिस हैं, इनमें अलग अलग जातियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में आ सकता है यदि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत घट चुकी है। तो ये बहुत सी परेशानियां होती हैं। सांस के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाएंगे, इसके पहले हम मुखातिब होते हैं डॉक्टर निशांत के तरफ। डॉक्टर निशांत, मानसिक परेशानियां बहुत सी आती हैं सामने जी। आप ये बताएं कि किस तरीके से पेशेंट आपके पास आता है और बताता है। जी, मानसिक परेशानियां जिस तरह से आजकल पेशेंट आता है, स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, पेशेंट कई बार एक बहुत कॉमन चीज़, फॉर एग्जांपल अगर पहले अभी छोटी और कॉमन बीमारियों की बात करें, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है मिस लेबलिंग, कि कई बार पोस्ट कोविड जो वीकनेस, जो आपने बताया माइल्ड फीवर रहता है, वीकनेस रहता है, थकान ज़्यादा रहती है, तो ये कई बार मिस लेबल भी हो जाता है इस सेंस में कि मैं कहीं डिप्रेस तो नहीं हो रहा हूँ, और वो आइडिया कि मेरे को कुछ हो तो नहीं रहा है, मेरे मस्तिष्क में कुछ हो तो नहीं रहा है, वो खुद में घबराहट पैदा करता है। और इस स्थिति में जहाँ पे भविष्य अनिश्चित है और मनोबल भी बहुत ही लोगों का टूटा हुआ है, तो ये एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड बना देता है मनोविकार के लिए। नई मेंटल इलनेसेस इस ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन ये ज़रूर एक हाई इंटेंस एनवायरनमेंट माहौल बना देता है। तो एक जैसे मिस लेबलिंग के आगे अगर बाकी आप देखें तो बहुत पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने किसी करीबी को खोया है, उसके बाद ग्रीफ रिएक्शन, मतलब एक जो मातम का माहौल होता है वो तो नेचुरल है, कल्चरल है, वो होता है, लेकिन कई बार ये अगर बहुत लंबा समय तक चलता रहे, यूजुअली आप देखें किसी क्लोज वन को खोने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में धीरे धीरे वापस जिंदगी एक पटरी पे आने लगती है, स्पेशली और घर वालों के सपोर्ट के साथ। बिल्कुल। लेकिन जब ये चीज़ पटरी पे नहीं आ पाती है, कुछ लोगों में ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है और मूड के प्रॉब्लम्स का रूप ले सकता है, कुछ लोगों में एडिक्शन का रूप भी ले सकता है कि किसी सब्सटेंस की तरफ वो मुड़ जाए, अल्कोहल की प्रवृत्ति बढ़ जाए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर कुछ लोगों में बढ़ जाता है। तो ये अगर इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखी जाए खुद के द्वारा या करीबियों के द्वारा, तो ये चीज़ आगे और बड़ा मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले सकती है। ठीक। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि वो पेशेंट जो सीरियसली इल नहीं होते, घरों में रहते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्वारंटीन रहते हैं, उसी से रिकवरी हो जाती है, उनमें जो साधारण परेशानियां हो सकती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए उनके बारे में हम बात करें जो पेशेंट काफ़ी दिनों तक भर्ती होते हैं या आईसीयू में रहते हैं और काफ़ी दिनों तक उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम रहता है। तो वो एक बहुत ही गड़बड़ स्थिति होती है। रिकवरी के बाद भी उनको जो परेशानी बनी रहती है वो इस वजह से कि जो फेफड़ा है उसमें लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे एक घर में एक बड़ा हॉल है तो उसमें काफ़ी जगह होती है, लेकिन अगर उसी हॉल में हम 20 दीवारें खड़ा कर दें तो उस जगह की कैपेसिटी कम हो जाती है। यही उदाहरण है फेफड़े की फाइब्रोसिस का। फाइब्रोसिस का मतलब जो बैंड होते हैं, तंतु होते हैं, उनकी बहुत से छोटे छोटे सेप्टेट हो जाते हैं, बहुत से छोटे छोटे कमरों में एक लंग डिवाइड हो जाता है, उससे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। और वो जो कहते हैं लंबी सांस लेते हैं तो फेफड़ा हमारा फूलता है, वो फूलता नहीं है, वो फूल नहीं पाता क्योंकि वो चारों तरफ से पकड़ा हुआ होता है। तो लंग फाइब्रोसिस जिनको होती है वो बहुत लंबे समय तक परेशान रहते हैं, उनको चलने में सांस फूलती है, बात करने में भी सांस फूल सकती है, वो 2-4 सीढ़ी चढ़ेंगे उसमें भी थक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल हमेशा ही ऑक्सीजन के सपोर्ट से मेंटेन हो पाता है और ये परेशानी हफ्तों और महीनों चल सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। डायबिटीज़ के पेशेंट में उनका ब्लड शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है, और ख़ास करके वो लोग जो मुंह से दवा लेते हैं उनके साथ तो हमेशा परेशानी बनी रहती है। उसके लिए डॉक्टर से सलाह करना चाहिए और इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर हमने एक बार इंसुलिन शुरू कर दी तो अब जीवन में कभी भी हम इंसुलिन छोड़ नहीं पाएंगे, हम मुंह से दवा नहीं ले पाएंगे। ये धारणा एकदम गलत है। देखिए, एक साइंस के हिसाब से कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना हो
तो अगर वो मुंह से दवा खा रहा हो डायबिटीज़ की तो उसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके इंसुलिन को प्रॉपर कंट्रोल इंसुलिन के माध्यम से किया जा सकता है और ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन के बाद फिर वो लोग ओरल ड्रग पे आ सकते हैं। वैसे ही कोविड में है कि कोविड में अगर आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहा, कभी कभी जो कार्टिसोन लेते हैं उसके वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो हम जो है वो इंसुलिन लेते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें कंट्रोल होने लगती है तो हम इंसुलिन धीरे धीरे कम करके और ओरल ड्रग पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसुलिन ही काम करेगी। तो ये अगर भ्रांति आपके मन में है तो दोस्तों इसको निकाल दें। तो एक तो मैं आपको बताया कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पैल्पिटेशन। और एक बहुत ही कम संख्या, मैं समझता हूँ कि लगभग 1 लाख रोगियों में 5 या 7 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मायोकार्डाइटिस होती है। ये मायोकार्डाइटिस जो है ये दिल की जो मांसपेशियां उसमें सूजन हो जाती हैं और उसके वजह से वो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। और ये मायोकार्डाइटिस सिर्फ एमआरआई से डायग्नोज हो सकती है, जिसकी एक स्टडी अमेरिका में डॉक्टर सौरभ राजपाल और उनकी टीम ने किया है कि उन्होंने लगभग सैकड़ों स्पोर्ट्समैन का एमआरआई किया। उसमें उन्होंने डिटेक्ट किया कि नहीं, कुछ लोगों में मायोकार्डाइटिस हो रही है जिसके वजह से उनके परफॉर्मेंस में परेशानी है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों में वेनस थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये सिर में जाती है तो कहीं किसी भाग में, शरीर के भाग में कमजोरी आ सकती है। और ये जो नया आप जानते ही है म्यूकरमाइकोसिस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि देर में डायग्नोज हो रहा है क्योंकि कम होता है। इसमें कभी कभी आँखें, कुछ केसेस में आंखें फूल जाती हैं, लाल हो जाती हैं, कुछ में आंखें अंदर धंस जाती हैं, चेहरे पे सूजन होती है, हेडेक होता है, बुखार होता है, वोमिटिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें म्यूकरमाइकोसिस में हो सकती है। और उसके साथ जो एक बड़ी परेशानी है कि बहुत से लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है म्यूकरमाइकोसिस में। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी जो दवा चलती है वो रीनल टॉक्सिक होती है, वो किडनी पे बहुत ख़राब असर डालती है। लोगों का यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और कभी कभी इतना हो जाता है कि दवा बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान रखें, अगर हम सब चीज़ों को कंट्रोल रखें, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखें, अपने को फिट रखें, एक्सरसाइज से, योग से, फ्लूइड से, प्रोटीन से, अपनी दवाइयों को लेके, तो हम बचे रहेंगे। तो डॉक्टर निशांत, आगे और आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक परेशानियां तो फ्रंटलाइन वर्करों को भी हो सकती है, जी। जो लोग सामने रह करके इलाज कर रहे हैं, दिन रात पीपीई किट में जकड़े हैं, जी जी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जी, आप ये महसूस करते होंगे जो आदमी 12 घंटा 14 घंटा अगर मास्क लगाता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा हेडेक, Definitely. एक डेफिशिएंसी जैसी फील उसको होती है। Definitely. उसके बारे में कुछ बताइए। फ्रंटलाइन वर्कर्स ज़्यादातर, देखिए, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है फ्रंटलाइन वर्कर्स में, जो वर्ल्ड वाइड और किसी भी कोई भी इस तरह की परिस्थिति, महामारी टाइप की परिस्थिति, भूकंप, किसी तरीके का कैटास्ट्रोफी का परिस्थिति में उन फ्रंटलाइन वर्कर्स के सामने पीटीएसडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अचानक से जब डेथ रेट बढ़ जाता है और इतनी ज़्यादा मौतें देखने लगते हैं सामने सामने, तो एक हताशा, एक निराशा, साथ में पीपी सूट के अंदर करने वाली जो मेहनत होती है उसके खुद के उसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशन, कई बार ड्यूटी के बाद बर्नआउट। पीपी सूट में वैसे भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है काम का, इतने ज़्यादा बीमार मरीज हैं कि एक बर्नआउट उसके साथ में होता है। तो पीटीएसडी विद बर्नआउट, इसमें नींद इनकी लॉस हो सकती है, बार बार उसी चीज़ के सपने आ सकते हैं, दिमाग हमेशा बड़ा चौकन्ना रहने की स्थिति में आ जाता है कि अरे कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं छू दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। घर, एक और स्थिति ये रहती है कि घर वालों से कांटेक्ट भी छूटता है और कुछ मुश्किल परिस्थितियों में जहां ड्यूटी के बाद घर ही वापस लौटना होता है, तो उसमें एक और बड़ा फियर साइकोसिस टाइप का रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गिल्ट अपने ऊपर कि मेरी वजह से कहीं फैमिली मेंबर को ना हो गया हो, वो गिल्ट आगे डिप्रेशन का रूप ले सकता है।
तो इन सब चीज़ों से काफ़ी सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बात की कि पैल्पिटेशन, अब पैल्पिटेशन मायोकार्डाइटिस से हो रहा है, उसके दिमाग में जा रहा है पेशेंट की अरे मुझे पैल्पिटेशन क्यों हो रहा है, और जब उसके बारे में सोचता है, जी आप खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, सभी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आप सोचें ऐसा क्यों हो रहा है, वो और बढ़ता जाता है, फिर सोचते हैं और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, फिर और हार्ट रेट बढ़ेगा, फिर सोचते उसमें अगर हार्ट पहले ही से वीक है, पहले से मायोकार्डाइटिस है, तो एंग्जाइटी इनफैक्ट आगे और मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा तो आगे और इनको क्या बोलते हैं हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सही आपने बात की है कि ये जो पैल्पिटेशन बढ़ता चला जाता है, इसको साइंटिफिक भाषा में हम लोग कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया, यस। जब एरिथमिया होता है तो सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो कहा जाता है कि अचानक मौत हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, वो एरिथमिया की वजह से अनकंट्रोल हो जाता है और यूजुअली जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना एरिथमिया के चांसेस बढ़ेंगे। तो और ये जो आप बता रहे हैं लोगों में एक डर की भावना, तो वो एक ऑब्सेशन है जी, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी हो जाती है, बार बार हाथ धोना, बार बार परेशानी देखना, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। जो पेशेंट्स पहले ओसीडी के रह चुके हैं उनमें तो काफी दिक्कत आई है और ट्रिगर की तरह हर, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है लोगों को जानना कि देखिए हम लोग एकदम निश्चिंत भी नहीं हो सकते क्योंकि ये महामारी है, सबको सतर्क रहना जरूरी है। तो हम लोग को बहुत जरूरी है ये समझना कि कहाँ घबराहट जरूरी है, कहाँ चिंता जरूरी है। चिंता एक हेल्दी रूप में भी ली जा सकती है। अगर आप चिंतित हैं तो हो सकता है आप इवन बेहतर काम करें। घर वालों को लेकर चिंतित हैं, वो हैं, कोई घर वाला एडमिट हो रहा है, वार्ड में एडमिट हो रहा है, तो आप अगर सिर्फ चिंतित हैं तो आप सतर्कता के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर वो चिंता घबराहट का रूप ले चुकी है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत बात की कि कोविड में हल्के फुल्के जो मरीज होते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की, हमने सीरियस डिस्कस की, लेकिन इन सब के पहले हमको ये देखना है कि कोविड ना हो। तो कोविड ना हो उसके लिए क्या करना है? मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखना है, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ा करके रखनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रोटीन लेना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है, सीजनल वेजिटेबल्स लेना है। तो अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हम कोविड से बचे रहेंगे, लेकिन अगर होता है तो इनके कॉम्प्लिकेशन को भी हमको जानना जरूरी है। इसीलिए हम सब आज यहाँ बैठे थे और बातें कर रही थी। पूरी चीज़ है कि डॉक्टर साहब जो लोग कोरोना के कारण हॉस्पिटल 14 दिन या 15 दिन या 20 दिन रह के आए तो उनके अंदर एक टेंडेंसी देखी गई है कि बात बात पे वो ऑक्सीमीटर को उंगली में लगा के चेक करना, दिन में 20-20, 25-25 बार अपने हार्ट मतलब उसको ऑक्सीजन लेवल को चेक करना, फिर अगर ब्लड शुगर थोड़ा सा भी बढ़ा तुरंत परेशान होकर डॉक्टर को फोन कर देना। ये जो सिम्टम्स हैं इससे लड़ने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? मेरे परिचित में बहुत से मेरे मित्र हैं जिनको कुछ को कोरोना हुआ और वो घर में हैं, तो वो मुझे रात को फोन कर देते हैं कि मेरा ब्लड शुगर चेक करा दो, मेरा ये हो गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल ऐसा जा रहा है। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहिए? वैसे लोगों के लिए देखिए, एक तो जब हमारी खुद की पोस्टिंग थी कोरोना वार्ड में, तब पेशेंट्स को काफ़ी क्लोजली देखा था, और उस सिनारियो में आप इमेजिन करने की कोशिश करें तो आपके बगल में इतने पेशेंट हैं, डेथ रेट इतना ज़्यादा है, आपके बगल में रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, बगल में कोई पेशेंट आया 3 दिन रहा चला गया, कोई पेशेंट आया 2 घंटे रहा चला गया। आप एक बहुत ही जो स्थिति मानसिक स्थिति रहती है उसमें टेंशन काफ़ी चरम पे रहता है पूरे समय। सोचिए 20 दिन एडमिट है, 20 दिन कोई राहत नहीं है, 20 दिन लगातार आप आसपास अपना ये देख रहे हैं, तो आप सोचिए कितना स्ट्रेस, कितना चरम पे रहा होगा उन 20 दिन। तो जब और साथ में कई और चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स कितने ज़रूरी हैं इस डिजीज़ में, लेकिन दो धारी तलवार भी है स्टेरॉइड, जैसे उसके इतने अदर कॉम्प्लिकेशन है उस तरह के उसके मानसिक कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जिसमें मूड को काफ़ी मतलब बेअसर कर सकता है वो। जब आप निकल के आते हैं पोस्ट स्टेरॉइड कॉम्प्लिकेशन में भी एक तरीके का डिप्रेशन चलता है, वो भी इसका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। लेकिन जो इनमें एक्चुअली चीज़ डेवलप हुई है उसको टेक्निकली हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो एक सतर्कता होती है वो बहुत चरम पे हमेशा रहती है, क्योंकि उन्होंने अचानक से ज़िंदगी में इतना भारी
स्थिति को फील किया है, और तो वो बार बार रिपीट होती रहती है। उसकी वजह से देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली इस PTSD में है कि अपनी नींद को अच्छे से मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर नींद मेंटेन नहीं होगी तो दिमाग के जो कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, जो अल्टरनेट थिंकिंग स्ट्रेटजीज होती है, उसके लिए दिमाग इनकेपेबल हो जाता है। वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज नहीं सोच पाता। सतर्कता उस तरीके से बस आसपास की चीज़ों में चली जाती है कि अरे वो चेक कर लूँ, कहीं जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने कोविड वार्ड में किए थे वही बार बार दोहराते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में तो वो बैठा रहता है, नॉट जैसी है जी। वो सबकॉन्शियस माइंड में एक नॉट जैसी है कि ये करें, चेक कर लें, बार बार देखना। तो ये स्वाभाविक है, और धीरे धीरे जब वो ठीक होने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तब वो चीज़ें अपने से कम हो जाती हैं। तो ये वही सबसे पहले नींद का ध्यान रखें। उसके आगे अगर बार बार वही इमेजेस सता रही हैं और उस इमेजेस को लेके बहुत घबराहट हो रही है, हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, तो ज़रूर किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर या साइकाट्रिस्ट से एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि लंबे समय में जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं शारीरिक, उनको भी डिले कर देगा, वो भी बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। तो जल्दी से नींद बिगड़ रही है और बहुत घबराहट हो रहा है ये सब चीज़ों को लेके, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी किसी को कांटेक्ट करें, मनोचिकित्सक। धन्यवाद डॉक्टर निशांत। बहुत अच्छी बातें हुई। आज हम लोगों ने लोगों को बताया कि कोविड की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जनरल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, लंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस आज के इस कार्यक्रम से लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो दर्शकों, अब हम विदा लेते हैं और अगले कुछ दिनों के बाद ही फिर उपस्थित होंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ, जिससे हम आपको बता सकें कि आपके जीवन में होने वाली अगर कोई भी परेशानी है तो उसकी चिंता हम पर छोड़िए, हम उसका निदान करेंगे। नमस्कार।